दिस इज डॉक्टर रविंद्र सिंह राव और आजकल में बात करते हैं जो बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं ऐसे विषयों की जो यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। हम लगभग 10 टॉपिक्स को लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जन गण मन से पहले वंदे मातरम की 6 स्टैंजा बोलने अब मैंडेटरी कर दिया, आवश्यक कर दिया। ये राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की तरफ बढ़ता हुआ एक और बड़ा कदम होगा और इसे स्वागत करना चाहिए। खुदरा महंगाई जिसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं वह 2.75%, 2.75% है। अच्छी बात है, लेकिन क्या सब्जियां, फल और खाने की चीजें, अनाज इतने सस्ते हो गए हैं कि किसान को उनकी फसल का जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मिल पाता है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होना किसान की स्थिति को मजबूत स्थिति में नहीं रख पाते। यहां एक बात और जरूरी है, सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर विशेष तौर से, और अनाज में दालें, गेहूं और चावल, इनको सुरक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर ज़्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर में बार बार ये कहा जाता है कि डी एग्रीकल्चरलाइजेशन कर देनी चाहिए। जो जितने लोग खेती में लगे हुए हैं, लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन सीधे रूप से एग्रीकल्चर में लगी हुई है, उनको स्किल करके दूसरे कामों में जब तक हम शिफ्ट नहीं करेंगे वहाँ प्रेशर बना रहेगा और वहाँ छुपी हुई बेरोजगारी बनी रहेगी। इसलिए ग्रामीण उद्योग विकसित करना और कौशल को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचे, जो सुविधाएं महानगरों में है उसका कुछ हिस्सा गांव तक पहुंचे, और गांव से अगर पलायन इसी तेजी से बढ़ता रहा तो लगभग 20 करोड़ लोग पिछले 10 साल में और शहरी आबादी में बढ़ जाएंगे और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बनेगा। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। द सोल ऑफ इंडिया लाइज एंड लिव्स इन द विलेजेस। भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और खेती स्पाइन है देश की। इसलिए यहाँ एक बात और भी जरूरी है, लाभकारी खेती तब होगी जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन, उनकी वैरायटी कुछ एक्सपोर्ट के साथ जुड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट के साथ पैसा जुड़ा हुआ है। इसलिए समय के साथ बदलाव करना जरूरी है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वो भी एक्सपोर्ट बेस्ड अगर होती है तो किसान की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। हरियाणा का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अरावलीज में जंगल सफारी का प्रोजेक्ट था। अब वो कहते हैं कि बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि अरावलीज की हाइट की जब तक डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आ जाती है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद,
तब तक ऐसा शुरू नहीं किया जा सकता। आदमी का हस्तक्षेप अरावलीज में जितना बढ़ेगा, अरावली उतनी ही बर्बाद होती जाएगी और उसके साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट जुड़े हुए हैं। शहरों के बीच में बार बार कहते हैं कि गैप और स्पेस दे दें और उसको ग्रीन बेल्ट बनाएं। अरावलीज लंग्स देती हैं। जैसे दिल्ली में रिज है रायसीना हिल्स के पास, वो लंग्स है दिल्ली का। अगर उसको इवेपरेट कर देते हो, हटा देते हो, इरोड कर देते हो, तो दिल्ली के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मैंने हैदराबाद में स्नेहित हिल्स को बर्बाद होते हुए देखा है। एक पूरी पहाड़ी को जमीन दोज कर दे और उसके साथ लगती हुई घे गोची बावली लेक, वो भी पहाड़ गया, वाइल्ड लाइफ भी चला गया, फॉरेस्ट भी चला गया और लेक भी, और लेक के ऊपर 7 होटल बनते ही जा रहे हैं। ये ह्यूमन ग्रीड है। अरावलीज है तो दिल्ली और एनसीआर है, वहां पर प्रदूषण कुछ अंडर कंट्रोल है। अरावली जिंदा रहना चाहिए। सेव द हिंदू में एक कॉलम छपा है, इज ए डबल इंजन गवर्नमेंट क्रूशियल फॉर ग्रोथ। क्या विकास के लिए 2 इंजन वाली सरकारें जरूरी हैं? वहाँ प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट और भी छपा है कि यूडीएफ और एलडीएफ से लोग बोर हो गए। लोग बोर तो होते हैं, रोजाना ही अगर दाल रोटी खिलाते हो तो बोर तो हो जाते हैं, लेकिन बोर सिर्फ यूडीएफ एलडीएफ से नहीं, और भी चीजों से भी बोर हो सकते हैं। यानी बार बार अगर रिपीटेशन किसी चीज का किया जाता है तो मानव मस्तिष्क है उसको विविधता चाहिए, और विविधता से डायनेमिज्म शुरू हुआ है, वो ताकत देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए प्रजातंत्र में तो हमेशा ये कहा जाता है कि रोटी है एक ही तरफ से सेकते रहते हो तो सिकती नहीं है, उसको पलटना जरूरी है, रोटी पलटते रहनी चाहिए। यानी सरकारें अगर स्थिर हो जाती हैं तो थोड़ी मरोड़ ज़्यादा हो जाती है, अगर उलट पुलट होती रहती है तो थोड़ा अनुशासन में रहती हैं और नए मॉडल विकास के आते रहते हैं। बदलाव तो सृष्टि का नियम है, स्थायी कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कमाल का कमेंट दिया है। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, ये एजेंसी बनाई थी, रेगुलेटरी बॉडी बनाई थी, ताकि बिल्डर्स हैं जो मनमानी करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। जो कंज्यूमर्स के पैसे थे वो लेकर, बहुत बार ऐसा होता था, कुछ गायब हो जाते थे, कुछ देर से प्रोजेक्ट करते थे, कुछ क्वालिटी नहीं देते थे, इसलिए रेरा लेके आए थे और कुछ काम भी हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेरा दागी बिल्डर्स का पिछलग्गू बन गया है, और जागरण ने तो यहां तक कहा है कि रेरा को बंद करना ही बेहतर। सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट देखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देश का 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसमें बिल्डर हैं, लेबर है, ठेकेदार हैं, कोर्ट में स्टाम्प पेपर हैं, दलाल हैं, मटेरियल सप्लायर हैं, कोई रोड़ी देता है, कोई सीमेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारा काम, बहुत बड़ा काम होता है। यानी एग्रीकल्चर जितना रोजगार देता है उतना ही आजकल कंस्ट्रक्शन दे रहा है, और जीडीपी का भी बहुत बड़ा हिस्सा इससे आ रहा है। इसको ढंग से चलाना बहुत जरूरी है। एक और बात विशेष जो देखी जाती है, क्योंकि पैसा लगता है इसमें और बड़ा भारी बल्क पैसा लगता है। जो हाई राइजेज आती हैं उनमें जो बहुत बड़े चमचमाते मॉल्स बनते हैं, बहुत पैसा लगता है, और हिंदुस्तान की ग्रोथ में ये नगीने की तरह काम भी करते हैं। साफ सुथरी सोसाइटी बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं, बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन रेगुलेटरी बॉडी अगर अच्छी तरह से काम करे तो अच्छे संदेश जाएंगे। अगर वही दलाली का काम शुरू कर दें, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जो बन गए,
जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, विशेष तौर से IAS हैं, उनको बसाने, और एक शब्द है बड़ा चला हुआ, खाने पीने बचने के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफ़ी हद तक ठीक नज़र आती है। दो बेहतरीन पत्रकार हैं, वो अलविदा कह गए। मेरा पसंदीदा पत्रकार मार्क टुली BBC के साथ जुड़े हुए, और उनसे बड़ा हिंदुस्तान का पैट्रियट नहीं हो सकता। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से खोल के समझाना, साइंटिफिक एप्टीट्यूड था, एनालिसिस बहुत अच्छे होते थे उनके, और बिल्कुल पक्षपाती नहीं थे। 90+ एज पे हो गए थे। एक बार मार्क टुली को सलाम। और दूसरी सरला महेश्वरी, बड़ी शालीन एक पत्रकार, न्यूज रीडर थी दूरदर्शन की, उनका भी निधन हो गया है। ये एक बड़ी नुकसान हुआ है पत्रकारिता को हिंदुस्तान में। हरियाणा में जूलॉजी सब्जेक्ट जेड, जूलॉजी सब्जेक्ट में 84 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी भर्ती में 70 लड़कियां आई है। ये है महिला सशक्तिकरण। वैसे मेडिकल साइंसेज में और साइंस सब्जेक्ट्स में लड़कियां अधिक आ रही हैं। वैसे तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, जहाँ डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी लड़कियां बहुत अच्छे से प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण में इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। टू टीच ए गर्ल चाइल्ड इज टू टीच अ फैमिली। ये अच्छे संदेश है। हिंदुस्तान लगभग 114 राफेल खरीदेंगे। रक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और पिछले जो हमारी झड़प है उसमें पता भी लगा कि हमको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारा जो आयरन सिक्योरिटी डोम है उस पे बातें होती थी, और ये लगभग फ्रांस से 3.60 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 3.60 लाख करोड़। यहाँ सिर्फ एक बात आप लोग सभी समझते हैं, हमको इंडिजीनियस यानी अपने ही देश में लड़ाकू विमान बनाने की और क्षमता बढ़ानी होगी। जब हम सैटेलाइट चांद पर और मंगल ग्रह तक पहुंचा सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी अंदर है, और अब मानव रहित जो वार एरोप्लेन हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ड्रोन से, जिस तरह से ड्रोन है बिना आदमी के काम करता है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। डिफेंस सबसे पहले, क्योंकि सोने की भी रक्षा तब होती है जब लोहे का ताला लगता है। देश में अगर तरक्की की है तो देश का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। रेवाड़ी ने एक नया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आ रहा है, प्रस्तावित है। ये स्वागत योग्य एक कदम है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क, IT पार्क और हाइब्रिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ इंजन में इनर्शिया का काम करती है और रोजगार पैदा होते हैं। देशी और विदेश का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंडिजीनियस इन्वेस्टमेंट उद्योग में लगता है, रोजगार भी पैदा होंगे,
मार्केट भी पैदा होंगे, लोगों को कंजम्पशन के लिए हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें मिलेंगी और अर्थव्यवस्था में विविधता आती है, डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मानेसर में IMT आई है, उसी तरह से रेवाड़ी में भी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारे नारनौल में भी अगर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आती है तो अच्छी बात होगी। पुणे में एक नफरती, जिसको हम हेट क्राइम, रीजनल हेट क्राइम का एक युवक फिर से शिकार हो गया। ये बुरी बात है। मैं नीरज की वो बात फिर दोहराना चाहूँगा। अब तो बातें, विचार, मजहब, भाषा, सब कुछ ऐसा चलाया जाए, ऐसा बनाया जाए कि आदमी को इंसान बनाया जाए, आदमी को इंसान बनाया जाए। हम सब हैं भारतवासी, सब हैं हिंदुस्तानी, हम सब हैं भारतवासी, सब हैं हिंदुस्तानी। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। हम सब हैं भारतवासी, सब हैं भाई भाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। कुछ इंडेक्स जो हिंदुस्तान ने हासिल किए हैं उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता होता तब तक भ्रम बने रहते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में हिंदुस्तान का 85वां नंबर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें स्थान पे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी जिसको कहेंगे, उसमें हमने 102 स्थान प्राप्त किया है। प्रेस और मीडिया की आज़ादी में हमारी स्थिति वो बड़ी बुरी है, 151 नंबर पे है। ये हमारे गोदी मीडिया ने बड़ा काम किया है ये रैंक लेकर। पर कैपिटा इनकम में हम 142वें नंबर पे हैं। हम चौथी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन पॉपुलेशन से जब भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे हो जाती है। दूसरे कुछ ही लोगों पर के पास और कुछ ही क्षेत्रों में पैसा इकट्ठा हो गया है। अगर ऊपर के 5-6 महानगर निकाल दें तो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चला जाता है। 10% पॉपुलेशन जो रिच है, सुपर रिच है, उनकी आमदनी निकाल देते तो ये समझ लो कि रीढ़ की हड्डी चली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक रहनी चाहिए, थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। करप्शन इंडेक्स में हम 96 के ऊपर हैं भ्रष्टाचार में। ये इंडेक्स है, फिर बता देता हूँ। पासपोर्ट 85, हैप्पीनेस 118, हंगर इंडेक्स 102, मीडिया लिबर्टी 151, पर कैपिटल इनकम 142, करप्शन इंडेक्स 96। हमको ह्यूमन इंडेक्स में और बहुत काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन और हेल्थ और आ जाने चाहिए थे, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, गुड बाय, मीट यू अगेन, जय हिंद।